बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ इंजन और उसके स्टेजेस, कैसे चरणों से हमने विकास किया और किस प्रकार के इंजन की हमने गणना की, इन सब चीजों के बारे में आज हमें समझना है। देखिए, स्पेस में ये सैटेलाइट पहुंचाने के लिए हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए इंजन, और ये इंजन बड़ा हार्ड होता है मिलना। ठीक है, ये विदेशों से हमें उधार मिल नहीं सकता, बनाना हमें अपना ही पड़ेगा। तो बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? देखिए, दो चीजें आपको याद रखनी है। कोई भी इंजन दो तरीके से होता है। अगर आप टाइप्स ऑफ इंजन के बारे में अभी हम सारी बात करेंगे, बट अगर एटमॉस्फेयर में ऊपर जाना है तो क्या प्रॉब्लम है? जैसे मान लीजिए आप इस एरिया तक, तो यहाँ पर क्या है? वायु है, यहाँ पर आपको ऑक्सीजन मिल रही है। तो कोई भी चीज लाओगे तो ऑक्सीजन के संपर्क में वो जल जाती है। ऑक्सीजन मिला, आप उसको जला सकते हो। पर जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी यहाँ पर, यहाँ इंजन कैसे चलेगा? तो यहाँ आपको क्या चाहिए? ऑक्सीडाइजर। ऑक्सीडाइजर मतलब होता है ऑक्सीजन का सॉलिड कंटेंट या लिक्विड कंटेंट, जिसको ले जाके आप उसी को बार बार इन्फ्यूज करके उस चीज को जलाओ। जैसे जो हमारे जेट फ्यूल्स इंजन होते हैं, जो जेट इंजन होते हैं, जो प्लेन्स में लगे होते हैं, जो क्रूज मिसाइल्स में लगे होते हैं, वो इंजन क्या होता है? एटमॉस्फेयर के अंदर रहते हैं। तो उनमें फ्यूल डाल दिया जाता है, ऑक्सीजन वो एटमॉस्फेयर से लेते हैं, हमारा काम चलता है। प्लेन कभी भी एटमॉस्फेयर से ऊपर नहीं जा सकता। अगर वो गया, इंजन बुता जाएगा उसका, और इंजन बुताया तो सीधे मुंह के बल नीचे गिर जाएगा, नाक नीचे करके सीधे गिरेगा, और पेनी वाली नोक से नीचे गिरेगा। मतलब रुकेगा क्या नहीं, बीच में जलने का कोई ऑप्शन नहीं कि हवा आएगा तो जल जाए। जैसे ही एटमॉस्फेयर पार करेगा वैसे ठंडक में चला जाएगा ना, फिर नीचे आएगा तो वैसे ही बुता जाएगा, पूरी तरह जल जाएगा। मतलब धुआं मिलेगा बस आपको। तो कभी भी जेट वाला पायलट इतना बड़ा रिस्क नहीं लेता कि 14 किलोमीटर से ऊपर हम उड़े भी। उसको पता है उसकी औकात नहीं, और पैसेंजर बैठा के तो बिल्कुल नहीं। तो जेट इंजन ऑक्सीजन पाते हैं, ये ऑक्सीजन नहीं पाते। तो इसमें दो इंजन होते हैं, एक होता है सॉलिड इंजन, एक होता है लिक्विड इंजन। ध्यान रखना, एक होता है ठोस इंजन, एक होता है तरल इंजन। तो तरल ईंधन इंजन और ठोस ईंधन इंजन में क्या अंतर है, उसी की बात करते हैं। तो अब यहाँ सॉलिड बोलूं तो यहाँ लिख लेना ठोस, और यहाँ लिक्विड बोलूं तो यहाँ लिख लेना तरल, ताकि आप भी तरलता के साथ पढ़ पाए। ठीक। अब ठोस इंजन क्या होता है? ठोस इंजन में ये देखिए, ये क्या पढ़ा है? सॉलिड फ्यूल एंड ऑक्सीडाइजर। यहाँ पे स्पार्क है, यहाँ पर एक बार अग्नि लगाते ही ये दोनों मिलकर जल जाते हैं, और ये तब तक जलते हैं जब तक इसका फ्यूल खत्म नहीं हो जाता। सही तो होगा? यहाँ पर वो तब तक जलेगी जब तक फ्यूल नहीं खत्म हो। पर लिक्विड में क्या होता है? लिक्विड में ये देखिए, ऑक्सीडाइजर अलग पड़ा है, लिक्विड फ्यूल अलग पड़ा है, इन दोनों का खांचा अलग है। ठीक है, ये दोनों इस कंबंशन चैम्बर में आते हैं, यहाँ इस पे स्पार्क लगती है, और इसको यहां से बंद कर दो, इसको यहां से बंद कर दो, आग लगनी बंद। तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है। जब लिक्विड इंजन होगा बेटा, तो उसमें जितनी हमें एनर्जी चाहिए उतनी देंगे, फिर हम दोनों ऑक्सीडाइजर और फ्यूल को रोक देंगे, तो कंबशन बंद हो जाएगा, इंजन की पावर रुक जाएगी। अब जैसे हमें कहीं रुकना है तो सॉलिड इंजन हमें नहीं रुकने देगा, उसके लिए हमें क्या चाहिए? लिक्विड इंजन चाहिए। शुरुआत में जब हमने हिस्ट्री की थी, जब हम इंजन बना रहे थे, तो हमने सॉलिड इंजन पहले बनाया, तो हम रॉकेट को ऊपर लॉन्च कर सकते थे, बट किसी मिशन पे नहीं ले जा सकते थे। क्यों नहीं ले जा सकते थे? इसलिए नहीं ले जा सकते थे क्योंकि मिशन पे ले जाने के लिए हमको लिक्विड इंजन चाहिए। पता चला हमें जाना मंगल पे, जाके रुक रहा है बृहस्पति के, बताओ क्या करना है? तो साइंटिस्ट का, भाई अब तुम कुछ मत करो, वहीं रहो। कर क्या सकते हो भाई? तुमसे कहा कि बेटा आलमबाग चले आना, तुम हजरतगंज पहुंच के कहो सर क्या लाना था बताओ। है बेटा कोई बात नहीं, तुम वापस आ जाओ, ये तो होगा भाई। एक रास्ता हमने दिया, तुम उस रास्ते पे जाए नहीं। अब इसकी जगह क्या हो सकता है? हम तुम्हें मेट्रो से भेजें, वो क्या है? लिक्विड इंजन है। एक स्टेशन रुका, फिर दूसरा स्टेशन, फिर तीसरा स्टेशन, चौथा स्टेशन, हर जगह रुक रहा है ना कंबशन चैम्बर से। अब हमने तुमको यहां से भेजा, एक ऐसा स्पेस शटर बनाया, सट से सीधे हजरतगंज जाके, बीच में रास्ता ही नहीं उसका। जब फ्यूल खत्म वही जाके लटक गया कि भैया उतर गया, रस्सी से उतर जाओ, तो फायदा तो कोई है नहीं। तो सॉलिड इंजन अच्छा किस लिए होता है? सॉलिड इंजन अच्छा होता है धरती से ऊपर उठने के। जब हमें धरती से ऊपर उठाना है किसी रॉकेट को, तो वो जो कंबशन होता है सॉलिड फ्यूल का होता है, इसीलिए इतना धुआं निकलता है। वो सट से आपको ऊपर पहुंचा देते हैं, क्योंकि उसको पता है कि कितनी देर ये पावर देगा, उतनी देर में हम ग्रेविटी तो पार कर जाएंगे, उसके बाद देखा जाएगा अगले स्टेज को। समझ रहे हैं? तो अब आइए इंजन के बारे में हम डिटेल में जानकारी लेते हैं। देखिए, जब भी हम बेटा किसी इंजन की बात करते हैं, किसी भी इंजन की बात करते हैं, तो टाइप्स ऑफ इंजन में दो इंजन होते हैं। एक होता है जेट इंजन। ये जो जेट इंजन होता है बेटा, ये क्या करता है? ये एटमॉस्फेयर से क्या लेता है? ऑक्सीजन। पर अगर एटमॉस्फेयर के ऊपर हमें जाना है तो वहां तो ऑक्सीजन हमें मिलेगी नहीं। और बीइंग इंडियंस हमको क्या पता है कि ऑक्सीजन को जलाए बिना हमारा काम चलेगा नहीं। भाई हमें आज से यही पता है सिर्फ ऑक्सीजन जलती है,
इसका एग्जाम्पल के लिए आप क्या करिए, एक कैंडल लीजिए, उसको जला दीजिए, कांच का ग्लास उसमें रख दीजिए, वो तब तक जलेगी जब तक ऑक्सीजन रहेगी। या कभी आपने हवन किया हो जीवन में कभी, तो जब हवन में बहुत ज्यादा धुआं हो जाता है तो माचिस की तीली भी नहीं जलती वहां पे। क्यों नहीं जलती? क्योंकि इसमें कार्बन बहुत होता है, ऑक्सीजन होता ही नहीं, और जब तक उसमें ऑक्सीजन दोबारा नहीं आएगा तो वो नहीं जलेगा। तो ऑक्सीजन के लिए क्या करना पड़ता है, एक कागज या एक पेपर लेके कस के डुलाइए, तो एटमॉस्फेयर की हवा उसके अंदर जाने लगेगी। जब वो एयर, वो आपको डुलाने से हवा से नहीं आ रहा, ध्यान रखिएगा, उसमें ऑक्सीजन कंटेंट जाएगा तब वो जलेगा। अब मुंह से फूकिए तो भी जल जाएगा, क्योंकि जो आपने सांस ली वो लिंग्स में जाने से पहले आप वापस तुरंत फूक रहे हो ना, ऑक्सीजन आ रहा है। फूकनी जब आप यूज करते हैं उसमें भी आप ऑक्सीजन का कंटेंट लेते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर के बीच में गैप होता है, तो ऑक्सीजन आपके पास जाती है, ठीक है। तो ये फूकनी वाला काम करने के लिए जेट इंजन इज वेरी गुड। बट अगर आपके पास फूकनी नहीं है तब आप क्या करोगे, तब आप परेशान हो जाओगे, ठीक है। तो पहले आपको जेट इंजन के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। जेट इंजन के कॉन्सेप्ट को जिस दिन आप समझ जाओगे उस दिन आप इसको समझ जाओगे। तो मैं यहाँ जेट इंजन तो समझाने नहीं बैठ रहा भाई। अगर आपको जेट इंजन नहीं पता तो टाइप्स ऑफ इंजन एक मैंने डाला है, यूट्यूब पे वीडियो है, साइंस टेक खोलिएगा, वहाँ पे जेट इंजन और प्लेन कैसे चलता है उसका पूरा वीडियो पड़ा है, कि उसमें एसीयू क्या होता है, इंजन क्या होता है, इंजन कैसे खुलता है, उसमें हवा कब जाती है, अपोजिट प्रोपाइलर कब चलते हैं, पॉजिटिव प्रोपाइलर कब चलते हैं, उसमें हर चीज मैंने बताई है। उसमें पावर घटाई बढ़ाई कैसे जा सकती है, उसका कंबंशन चैम्बर कब छोटा कब ज्यादा करना है, कब हवा ज्यादा जानी है कब कम जानी है, वो सारा इंजन, जेट इंजन की पूरी टेक्निक मैंने आपको यूट्यूब पे पढ़ा के रखी। अब वहां जाइएगा, फुकनी बुताना उताना समा दिख जाएगा, ठीक है। ये सब मैं अभी नहीं बता रहा। और अगर गाँव आओ के तो कुछ नहीं, चूल्हा जला लो, उसमें धुआं आ जाए, उसके बाद माचिस लेके जाना, मजा आएगा आपको। मम्मी कहेंगी रोटी काहे नहीं बन रही, कहते रोटी छोड़ो यार, सब कुछ पढ़ाए रहे, फिर तुम लोग बोटी बनेगी, कूटे जाओगे, ठीक। अभी आता है कंबंशन चैम्बर। क्रायोजेनिक इंजन मेक्स यूज ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन, इसको बोलते हैं लॉक्स, लिक्विड ऑक्सीजन, और लिक्विड हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं लिक्विड H2, ऑक्सीजन एंड H2, इनको ले जाता है ना। जो लिक्विडिफाई होते हैं 183 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस में और माइनस 253 डिग्री सेंटीग्रेड। 183 में होता है ऑक्सीजन और 253 में होता है लिक्विड हाइड्रोजन। लॉक्स एंड LH आर स्टोर्ड इन देयर रिस्पेक्टिव टैंक्स, इनको इनके रिस्पेक्टिव टैंक्स में क्या करते हैं, हम कैप्चर करके रख देते हैं। अब ये जब याद रखिए, किसी भी चीज को तो सॉलिड किया जाता है, आपने बचपन में पढ़ा होगा, एक सॉलिड होता है, एक लिक्विड होता है, गैस होता है। जब गैसियस होता है तो क्या होता है, बहुत ज्यादा स्पेस घेरता है। बट इसको ठंडा कर दो, आइस क्यूब में बदल दो, कितना छोटा हो जाएगा, ज्यादा गैस ले जाएगा। तो अगर इसको हम कंप्रेस कर पाते हैं माइनस में, तो हम ज्यादा कंबंशन चैम्बर में गैसेस ले जा सकते हैं ताकि हमारी नीड फुलफिल हो जाए। बट वो टैंकर पे भी डिपेंड करता है। अब इतने कमरे के बराबर का टैंकर तो हम बना सकते हैं, बट बिल्डिंग के बराबर का टैंकर बनाने में हमारे छींके आ जाएंगे, क्योंकि उसके लिए लोड बढ़ जाएगा ना भाई। गैस तो गैस है, कितनी भी ले जाओ, बट लोड तो उसका बढ़ेगा। तो इसीलिए इसे सॉलिडिफाई करने के लिए इसको हमें ठंडा करना आवश्यक होता है। अब हमारे यहाँ जो क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी, क्रायोजेनिक इंजन का मतलब क्या होता है, इसे यहीं समझ लीजिए। क्रायोजेनिक का मतलब होता है, जहां पे क्रायो वर्ड आता है वहां पर क्या आता है, डीप फ्रीज। किसी भी चीज को बहुत ज्यादा ठंडा कर देना इज द क्रायोजेनिक। जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स फॉर कूलिंग। अगर नाइट्रोजन आप रखिए तो बहुत जल्दी ठंडा करता है, किसी भी चीज को जल्दी जमाता है। तो जो हमारे यहाँ क्रायोजेनिक वाली चीजें चलती हैं, जैसे आजकल क्रायो लाइफ का एक क्रायोजिन चल रहा है। क्रायोजिन का मतलब है किसी को भी नाइट्रोजन में फ्रीज कर देना आफ्टर डेथ, चल रहा है ना। आपको मैंने पढ़ाया था क्रायोनिक्स क्या चल रही है। तो क्रायोनिक्स में उस डेड बॉडी को जब हम उसमें डीप फ्रीज कर देते हैं तो वो कब के लिए फ्रीज की गई है, जब हमारे पास लाइफ रिलीव करने का मौका आएगा तो उन डेड बॉडीज को रिलीव करेंगे, तब तक वो उसी टैंकर में नाइट्रोजन में पड़े रहेंगे, लिक्विड नाइट्रोजन। तो ये क्या होता है, लिक्विड नाइट्रोजन एक ठंडी चीज है। तो क्रायोजेनिक क्या करता है, किसी भी चीज को कंप्रेस करने का काम करता है। तो इंजन जिसमें क्रायो टेक्नोलॉजी मतलब -143 से 273 तक की चीजों को इंजन में कंबंस किया जाए, इसको बोलते हैं क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी। अगर आपको स्पेस में जाना है, अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है कि सर हमने MTCR साइन नहीं किया। जब हमने MTCR साइन नहीं किया तो हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, मिसाइल टेक्नोलॉजी जब हमने नहीं साइन की तो हमें क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी। हमें क्यों नहीं मिलेगी क्रायोजेनिक की टेक्नोलॉजी, क्योंकि क्रायोजेनिक दो जगह यूज होगा, एक स्पेस में और एक डिफेंस में। डिफेंस में कैसे यूज होगा, मान लो ये धरती है और हमें यहाँ पे बैलिस्टिक मिसाइल बनानी है। क्या बनाना है, बैलिस्टिक मिसाइल बनानी है। तो बैलिस्टिक मिसाइल यहां से ऐसे उड़ेंगी और यहां जाके गिरेंगी। तो ये क्या करेंगे, कर्वेचर वाला पाथ पास करेंगे। तो यहां पर अगर हम इंजन लगा देंगे, कौन सा, जेट इंजन,
तो यहाँ पे जाने के बाद तो इसकी पावर ही खत्म हो जाएगी, ये आगे जाएगा ही नहीं। तो इसमें हमें कौन सा इंजन चाहिए? क्रायोजेनिक इंजन चाहिए, जो लिक्विड नाइट्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन लेके जाए या लिक्विड हाइड्रोजन लेके जाए। तो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी अगर हमने दे दी तो न्यूक्लियर केपेबल, है ना, बैलिस्टिक मिसाइल्स बना देंगे, जिसको बोलते हैं लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ये सब चीजें जो बनती हैं ये इसलिए बनाई जाती हैं क्योंकि क्रायोजेनिक इंजन होता है। तो भारत के पास टेक्नोलॉजी तो न्यूक्लियर तो हम ले लिए 98 में, और 71 के बाद भी हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया था 78 में। तो भारत न्यूक्लियर केपेबल कंट्री थी, ये सबको पता था। अगर हमें ये चीज दे देते क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी, तो शायद हम फंस जाते। विश्व जगत ने कहा कि भारत को क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी हम देंगे ही नहीं। अमेरिका तो बिल्कुल विपक्ष में था, कह रहा इनको क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी देने के लिए मेरी लाश के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। तो यूएसएसआर ने कहा ठीक गुजर लेंगे। तब यूएसएसआर था, तब रशिया नहीं था, यूएसएसआर ने कहा ठीक गुजर लेंगे। इन्होंने नंबी साहब को बुलाया, कहा आओ तुमको क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी दें। हमने ठीक भाई। अब यहां पे क्या हुआ, मिखेल गॉर्बेचेव, सोवियत यूनियन स्पेस एजेंसी हैड एग्रीड टू ट्रांसफर क्रायोजेनिक इंजन एंड टेक्नोलॉजी टू स्पेस। सबसे पहले यूएसएसआर ने क्या कहा कि हम वो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी देंगे, बट वेरी फ्यू कंट्रीज हैव एक्सेस टू द क्रायोजेनिक इंजन। ठीक है, यूएस, यूरोप, जापान एंड चाइना, इनके पास भी क्रायोजेनिक इंजन थे, भारत के पास नहीं थे। रशियन ऑफकोर्स मेड एन एक्सेप्शन फॉर इंडिया। इन्होंने कहा कि नहीं, हम इंडिया को क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी देने को तैयार है, आप ले जाओ। अब इंडिया खुश, कह रहे हमको क्रायोजेनिक इंजन मिलेगा, बल्ले बल्ले, बड़े खुशी खुशी गए। ठीक, इंडिया यूएसए सेड क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी वाज स्ट्रिक्टली फॉर नॉन मिलिट्री यूज। इन्होंने क्या कहा, इसको स्पेस में यूज करना, अगर डीआरडीओ को तो गिराक मारेंगे तुम। ठीक, दे वुड ओनली बी यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन एंड वेदर सैटेलाइट। इसको कम्युनिकेशन और वेदर सैटेलाइट में ही यूज किया जाएगा। यूएस डिड नॉट बिलीव दैट, यूएस यकीन नहीं कर रहा था। 1991 में बुश सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन ने मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम एसोसिएशन को बना दिया, और प्रोलिफरेशन ऑफ द मिसाइल कुड बी यूज्ड फॉर द मास डिस्ट्रक्शन। इन्होंने कहा जो इसके पार्टों में इन्हीं को दिया जाएगा, और सैंक्शंस लगा दिए सोवियत यूनियन और इंडियन स्पेस एजेंसी। इन्होंने कहा सोवियत यूनियन कोई भी चीज इंडिया को पास नहीं कर सकती। सोवियत यूनियन का इसके बाद डिसइंटीग्रेशन हो गया, नई गवर्नमेंट आई, बोरिस येल्सिन के अंडर। किसके अंदर आई? बोरिस येल्सिन के अंडर आई, और उन्होंने अपना पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। जब बोरिस येल्सिन आए तो उन्होंने पूरा कंट्रोल बच्चा अपने हाथ में ले लिया। जब इन्होंने पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया, और ये क्या कर रहा था, वेस्ट को ज्यादा फेवर कर रहा था। जब रशिया दोबारा बना यूएसएसआर से, तो यूएस की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट था। 1993 में येल्सिन अराइव्ड इन द कॉम्प्रोमाइज दैट ही मीट बिल क्लिंटन, ठीक है, जिन्होंने बुश को 1993 में रिप्लेस किया था। रशिया वुड नॉट ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। इन्होंने कहा भारत को रशिया टेक्नोलॉजी नहीं देगी, बट साथ क्रायोजेनिक इंजन देगी। अभी इंजन दे रहे हैं, टेक्नोलॉजी मना कर दी देने को। ठीक है, यूएस डिड नॉट बिलीव देम। ठीक, अब इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने कहा कि रशिया वुड नॉट ट्रांसफर टेक्नोलॉजी बट वुड गिव 7 डेज। बट मिसाइल टेक्नोलॉजी रीजन जब आ गया, तो इन्होंने कहा कि अब हम आपको कोई भी चीज देने को तैयार नहीं। इसरो को ना टेक्नोलॉजी दी गई, ना क्रायोजेनिक इंजन दिए गए। तो अब इंडिया ने डिसाइड किया क्या, इंडिया डिसाइडेड टू फाइट बैक बाय डेवलपिंग इट्स ओन क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी। इसने कहा भाड़ में जाओ, अब हम अपना खुद का इंजन बना। इसरो गुस्सा आ गया, रिसा के गया। इसने कहा मैं अपना खुद का क्रायोजेनिक इंजन बना के रहूंगा। इंडिया डिसाइडेड। 17 साल इंडियन साइंटिस्ट ने मेहनत की, ठीक है, और सबने क्या किया, लिक्विड प्रोपोर्शन सेंटर तिरुवनंतपुरम में काम किया। ठीक है, जिसको बोला गया CUSP, ठीक है, क्रायोजेनिक अपर स्टेज प्रोजेक्ट। इसे क्या बोला गया, क्रायोजेनिक अपर स्टेज प्रोजेक्ट। इसकी तैयारी की। इंडियन साइंटिस्ट ने पहला सक्सेसफुल क्रायोजेनिक इंजन का टेस्ट किया 2003 में। 2003 में 1991 से लेकर 2003 तक हमने मेहनत की, और 2003 में अपना पहला क्रायोजेनिक इंजन सक्सेसफुली बना लिया। फर्स्ट सक्सेसफुल फ्लाइट वाज कंडक्टेड इन जैन 2014, और पहली सक्सेसफुल क्रायोजेनिक इंजन की फ्लाइट गई है 2014। इंजन हमने बना लिया 2003 में, बट सारी टेक्नोलॉजी को पूरा करते हुए 2014 में हमने पहला अपना क्रायोजेनिक इंजन की सक्सेसफुल टेस्ट कर ली। 6 कंट्रीज हैं जिनके पास खुद के क्रायोजेनिक इंजन और टेक्नोलॉजी है। इसमें कौन कौन आता है, एक यूएस है, एक फ्रांस है, एक रशिया है, एक चाइना है, एक जापान है, एक इंडिया। बस इतने लोग हैं जिनके पास अपनी क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी है।
बाकी वर्ल्ड में किसी के पास खुद के क्रायोजेनिक इंजन नहीं है। तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा स्ट्रगल किनके बीच में होगा? इन्हीं छह के बीच। स्पेस में जाने का द्वंद्व किस में होगा? इनमें होगा। डिफेंस में खतरा किन से होगा? इनसे होगा, पानी के। ठीक। क्रायोजेनिक इंजन टिपिकली मेक्स यूज ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन, जिसको 183 में, और लिक्विड हाइड्रोजन को 235 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज किया जा सकता है। फिर हमारी रिसर्च स्टार्ट। अब हमारे जो सैटेलाइट्स हैं, लॉन्च व्हीकल्स हैं, वो पहला है SLV-3, फिर ASLV, फिर PSLV XL, फिर GSLV Mark 2 और फिर GSLV Mark 3, जो चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 को लेके गया था। चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 इस पे गया था। अब यहाँ पर बूस्टर्स लगे होते हैं। ये बूस्टर्स क्या होते हैं इनको समझिए। एक इंजन मेन ये होता है, ये एक मेन इंजन है बच्चों इसका। इसके बाद 1 2 3 4 बूस्टर लगे। इसके बाद ये इसको और पावर देते हैं। इनमें भी अलग अलग फ्यूल इंजन होते हैं, ये बूस्टर्स होते हैं। ये इसको और ऊपर उठाने के लिए जलाए जाते हैं। तो विद बूस्टर्स आने लगे। फिर धीरे धीरे हमने अपनी इंजन टेक्नोलॉजी बढ़ाई और हम बहुत आगे बढ़ते चले गए। हिस्टोरिक कौन कौन से जो आज हमारे चलन में ही नहीं है, वो है SLV एंड ASLV। SLV और ASLV आज नो मोर इन यूज। PSLV, GSLV Mark 2 एंड द साउंडिंग रॉकेट जो है वो आज यूज में हैं। इसके बाद RLV TD एंड स्क्रैमजेट इंजन TD, ये फ्यूचर है हमारा। ली लॉन्च व्हीकल और स्क्रैमजेट इंजन है ना TD, ये फ्यूचर में आएंगे। अभी ये हमारे चल रहे हैं। ठीक। SLV-3 लिफ्ट ऑफ कैपेबिलिटीज इसकी है 17 टन्स। ठीक है, ये PPT आपको याद रखनी है, ये आपसे पूछी जाती है। आपसे जो सबसे इंपॉर्टेंट PPT का पार्ट है वो ये है। इसमें ईयर भी लिखे हैं, कब कैसे लॉन्च हुआ, इसके क्या क्या फीचर्स थे, ये आपके समझ है। ये आपसे बहुत बार पूछा जाता है, तो ये PPT आपको याद रखनी। देखो, साइंस टेक इकलौता ऐसा पोर्शन है, मैंने जितनी बार पढ़ाया उतनी बार तुम गायब रहे हो। ठीक। आज वो ताज अपनी नींद को बता दो। तुम सो रहे हो बेटा, पढ़ नहीं रहे, यकीन मानो। तुम ऐसे हो, तो मुंह से नहीं पढ़ा जाता, आंख से पढ़ा जाता है। SLV-3, ASLV, PSLV, GSLV Mark 2 and GSLV Mark 3, these all are the important satellites। इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। सारे लॉन्च व्हीकल। लॉन्च व्हीकल का मतलब क्या होता है ये समझिए। लॉन्च व्हीकल एक छोटी सी कैटेगरी है। लॉन्च व्हीकल क्या करता है? किसी भी चीज को लॉन्च करते हैं। अब जब इसको लॉन्च किया जाता है तो जो सैटेलाइट वो है सब इसमें रखे जाते हैं। ये है लास्ट, ये है 2, ये है 1। जब इसको लॉन्च किया जाता है तो ये पार्ट पहले लॉन्च होता है, ये उठाता है सबको, फिर ये हट जाता है, ये डिटैच हो जाता है इससे, फिर ये दोनों बचते हैं। अब ये चल रहे हैं। इसके बाद इससे भी बूस्टिंग करके इसके बाद फाइनली इसको ऑर्बिट में छोड़ दिया जाता है। फिर इसके अंदर सारी चीजें होती हैं। जो कैप्सूल है ये अंत में स्पेस में जाता है। इसमें लिक्विड इंजन्स होते हैं, क्रायोजेनिक स्टेज होती है। जैसे हम पढ़ते हैं ना लिक्विड सॉलिड लिक्विड या सॉलिड सॉलिड लिक्विड, ऐसे इंजन टेक्नोलॉजीज पढ़ते हैं। जब हम पढ़ते हैं इसका मतलब क्या हो गया? पहली स्टेज में सॉलिड, दूसरी स्टेज में सॉलिड, तीसरी में लिक्विड इंजन प्रयोग में लाया जाएगा। तो ये क्लियर बताता है कि इस चीज को हमें कहाँ पे कैसे ले जाना है और इसका मेन फंक्शन कैसे होगा। इस चीज की रिसर्च आप इसी के साथ कर सकते हैं और कोई ऑप्शन आपके पास इस चीज में नहीं आता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर हो जाता है हमारे।